सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चौहान। आज आपसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। इसे अंग्रेजी में जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं PCPNDT एक्ट भी कहते हैं, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। डॉक्टर दिनेश चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप यही बताएं कि ये PCPNDT एक्ट क्या है, इसे लागू करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? देखिए, जैसे PCPNDT एक्ट है और इसको हम हिंदी में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले 1994 में माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य यही था कि अगर मान लीजिए किसी गर्भवती माता को जब अल्ट्रासाउंड किया और उसके बच्चे को कोई बीमारी ऐसी नजर आ रही है, तो उस समय हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि या तो वो डिलीवर करे बच्चे को, या फिर उसको हम MTP के माध्यम से, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के माध्यम से उसको जो है अबॉर्ट करें। क्योंकि ये जो है कानूनी एक दिया गया है प्रावधान गर्भवती माता को कि वो जो है अपने जो डिलीवरी करे वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे। PCPNDT एक्ट के तहत किन किन प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है? देखिए, जैसे ये PCPNDT एक्ट है, इसमें तमाम अल्ट्रासाउंड मशीन हैं, CT स्कैन मशीन है, MRI मशीन से, ये सब जो है हम रजिस्टर्ड करते हैं। और इसका उद्देश्य है कि जो सेक्स रेशियो है उस पर कंट्रोल करना, जो एक गिरता हुआ जो लिंग अनुपात है उसको जो है हम कंट्रोल कैसे करें, तो उसके लिए ये एक्ट जो है लागू किया गया है। यदि वर्तमान में उत्तराखंड की बात करें तो ये जो लिंगानुपात जिसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं वो क्या है? क्या ये घटा है या बढ़ा है? अभी जैसे आपको बात करूं 2 साल और 3 साल के अंदर में कितना इसमें फर्क आया है, क्योंकि जैसे ये PCPNDT एक्ट है, इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहता हूं कि ये हर जिले में ये एक एक्ट के एक कमेटी बनी होती है जो कि जिला अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में होती है। उसके जो नोडल होते हैं वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, और जो उसको प्रोग्राम को चलाते हैं वो एडिशनल CMO, यानी कि जैसे कि मैं इसको चला रहा हूँ तो एडिशनल CMO लेवल के अधिकारी होते हैं। इसमें हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, और 2 हम NGO पार्टनर रखते हैं। तो इसको एक डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी, एक और दूसरी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टीम होती है। तो ये अलग अलग जो है इसको मॉनिटर करते हैं, और इसमें तमाम जो हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, CT स्कैन है, MRI सेंटर हैं, A स्कैन, B स्कैन है, और यहाँ तक कि जो पशु चिकित्सालय में भी अल्ट्रासाउंड मशीन लगती है वो भी हमारे ही इस एक्ट के दायरे में आते हैं। तो जैसे कि हम सेक्स रेशियो की बात कर रहे थे, तो क्या कुछ आंकड़े हैं आपके पास? जैसा भी मैं 2 साल पहले के अगर आपको बताऊं कि 2 साल पहले हमारा सेक्स रेशियो में कितना बदलाव आया है, तो 2022 के आसपास 980 था पर 1000 जो ये सेक्स रेशियो था, और उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता जो है आज की तारीख में 993 हो गया, 993। और ये इसलिए भी इसको क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत कड़ाई से होता है, और हमारे जितने भी सेंटर हैं उनकी मेहनत से, और जो हमारी टीम है जो ये रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, उसकी वजह से ये लिंग अनुपात में सुधार आया है। यानी प्रति 1000 लड़कों में 993 लड़कियां हैं। तो यदि हम जिलेवार इसका विश्लेषण करें तो क्या कुछ खास जिले ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया? हाँ, जैसे हम लोगों का देहरादून का 2 साल पहले और आज की डेट में जमीन और आसमान का अंतर है। कभी हम लोग 8वें नंबर पे आते थे, 9वें नंबर पे आते थे, आज की डेट में हम जो है 2nd नंबर पे हैं। तो ये एक जो है इम्प्लीमेंटेशन का ही जो है इसका ये रिजल्ट है, और बाकी भी जो जिले हैं वो और बेहतर कर रहे हैं इसमें, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इसको जो है कड़ाई से अनुपालन करने के लिए जो है समय समय पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कौन कौन सी गतिविधियां जिस पर प्रतिबंध है? इसमें सिर्फ जो है जो PCPNDT एक्ट है, इसमें सिर्फ हम सारे सेंटर्स के लिए ये दिशा निर्देश जारी करते हैं कि आप किसी भी गर्भवती माता का अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसका जो है सेक्स नहीं बताना है, उसका जो है लिंग नहीं बताना है, क्योंकि अभी जो है ये लिंग बताना गैर कानूनी है और इस पे जो है सजा का प्रावधान भी है। तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है यदि इस एक्ट का उल्लंघन करता है कोई? जैसे अगर किसी ने भी इस एक्ट का उल्लंघन किया तो वो सेंटर सीज हो जाता है, उस पे जो है कोर्ट केस किया जाता है, और इसमें जो है जेल का प्रावधान, जो इसमें जेल का प्रावधान है उसमें फिर ये जो नॉन अवेलेबल इसमें जो है वारंट होता है। तो यानी जो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक हैं और चिकित्सक हैं उनके लिए इसमें खास नियम है? इसमें खास नियम बनाए हुए हैं, और सिर्फ उन्हीं के लिए नियम नहीं है, ये जो पेरेंट्स होंगे जो ये कराने के लिए जाएंगे उनके ऊपर भी यही कानून जो है लागू
होगा। हम अल्ट्रासाउंड जो क्लिनिक्स हैं उनमें बाहर लिखा हुआ भी देखते हैं, बहुत स्पष्ट लिखा गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो है हम दिशा निर्देश जारी करते हैं कि ये पर्टिकुलर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ होना चाहिए कि आपके यहाँ पे सेंटर पे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का जो दुरुपयोग है डॉक्टर चौहान, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जागरूकता होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आम जनमानस है, चाहे जो सेंटर चलाने वाले डॉक्टर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। परंतु फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनकी मानसिकता चेंज नहीं हो सकती है, जो पुरानी मानसिकता के दौर से भी गुजर रहे हैं कि लड़का और लड़की में फ़र्क, तो अभी भी उस पर जो है कंट्रोल करना सिर्फ जागरूकता की वजह से ही कर सकते हैं। और बाकी सभी जिले भी जो है पीसीपीएनडीटी एक्ट को कड़ाई से इसका पालन करवाया जा रहा है, तो इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि आगे भी इसमें सुधार होने की चांसेस हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार इसमें काफ़ी एक्टिव है, सक्रिय है। हाँ, उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देश में ही हम लोग ये जो है कार्य करते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा भी दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या समाज के स्तर पर भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? समाज पे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि लड़का और लड़की पे भेदभाव ना रखें, और क्योंकि आज जैसे जो समय है उसमें उतना ही बेटे को पढ़ाना होता है, उतनी ही बेटी को पढ़ाना है, और बेटी पढ़ेगी बेटी बचेगी तो वो जब इसी दौर से गुजरेगी, एएनसी के दौर से गुजरेगी, इन सब चीज़ों से गुजरेगी, तो फिर उसके दिमाग में अगर ये चीज़ बैठी हुई होगी कि नहीं लड़का और लड़की एक बराबर है, तो वो जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है इस पे जो है रोक लगाई जा सकती है। इस एक्ट के सफल कार्यान्वयन में आपको कौन सी प्रमुख चुनौतियां दिखाई देती हैं? क्योंकि आप अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और सभी जिलों का दौरा करते हैं, आप औचक निरीक्षण भी करते होंगे, कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें थोड़ा सा कि जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा डिलीवर्ड होते हैं, तो लेकिन उनको जो है एक थोड़ा सा ये नहीं बताते हम लोग के बच्चे दो ही अच्छे होते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। और एक जो उन मानसिकता के लोग हैं जिनको लड़कों से ज़्यादा लगाव है और लड़कियों से कम लगाव है, तो वो उस पर भी थोड़ी सी जो है चुनौतियाँ आती है। और उन चुनौतियों पर भी हम जो है जो हमारा रूट लेवल है, आशा कार्यकर्ती है हमारी, वो विलेज वाइज होती हैं, तो उनको जागरूकता का काम दिया होता है और वो काफ़ी जागरूक भी कर रहे हैं। हमारी एएनएम्स होती हैं और हमारे जो पीएससी लेवल के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो इन सब चीज़ों में जागरूकता फैलाते हैं। और अभी जैसे क्योंकि जो हमारा सेक्स रेशो में जो हमारा देहरादून का नंबर है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है और 993 जो है पर 1000 जो इसमें आया है अभी जो डेटा, तो ये सब जागरूकता और इम्प्लीमेंटेशन का ही जो है एक कारण हो सकता है। सरकारी तंत्र तो अपनी जगह कार्य कर रहा है, लेकिन आपने आरंभ में ही कहा था कि एनजीओ को भी आप शामिल करते हैं, तो इसमें जो गैर सरकारी संगठन है उनकी भूमिका किस रूप में देखते हैं आप? जो हमारे साथ एनजीओ दो जुड़े हुए हैं, एक तो होप एनजीओ है और एक जो है बालाजी एनजीओ है। ये हम लोगों के साथ जब हम इंस्पेक्शन में जाते हैं तो हमारी एक टीम होती है जिसमें कि हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके नॉमिनी होते हैं, एसडीएम्स होते हैं, और हमारे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, हमारी एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, और 2 एनजीओ हम इसको रखते हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे कि जो भी इंस्पेक्शन हो रहा है वो इन लोगों की उपस्थिति में किया जा रहा है। इस एक्ट को लागू हुए काफी लंबा समय हो गया है डॉक्टर दिनेश चौहान, तो क्या आपको लगता है कि इस एक्ट में भी सुधार की कुछ गुंजाइश है ताकि इसका हम प्रभावी कार्यान्वयन कर सकें और बेहतर परिणाम आ सकें? देखिए, क्योंकि इसमें मेन फोकस हमारा लिंग अनुपात को कंट्रोल करना है, और अभी भी कहीं कहीं ऐसा है कि जैसे लड़कों की जो चाह है कि पहला जो है मेरा लड़का हो, या अगर पहली लड़की है तो दूसरा लड़का होना चाहिए, तो इस मानसिकता को हमें थोड़ा सा इसको रोकना है। और क्योंकि एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव भी है, पर लेकिन क्योंकि ये व्यक्तिगत है तो इसलिए इसको हम जो है वो नहीं कर सकते। जैसे जो बाहर की जो कंट्रीज हैं उसमें हम ज़्यादातर क्या आता है, अल्ट्रासाउंड में पहले ही बता देते हैं कि आपके बच्चा कौन सा है, फीमेल है कि मेल है। तो एक तरह से ये एक ही हो जाता है कि अगर मान लीजिए किसी के उसमें फीमेल बच्चा है तो उसको जो है वो एक तरह से एक कड़ाई से वो हो गया भाई ये बच्चा डिलीवर होना जरूरी है, मतलब ऐसा ना हो कि भाई इसको जो है आप अबॉर्ट कराएं। तो वो एक थोड़ा सा अगर इस पे ये जागरूकता आए, लेकिन हो सकता है अभी इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर लेकिन लोगों की मानसिकता को अगर हम चेंज कर पाए तो ज्यादा बेहतर है। आप कई वर्षों से इस कार्य को देख रहे हैं, तो क्या पिछले कुछ वर्षों में ऐसे प्रमुख मामले आपकी नजर में आए हैं और किस तरह से आपने उन पर एक्शन लिया और उसकी परिणति क्या रही, आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें? हम लोग जो है कभी कभी ऐसे औचक निरीक्षण करते हैं या ऐसे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि हमको जो है जो हमारा कंट्रोल रूम एक जो है हमारे जिलाधिकारी मैडम ने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, तो उस कंट्रोल रूम का नंबर सब जगह दिया हुआ है कि किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटर में ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम होता है, तो वो हम लोगों का फिर जो है एक गुप्त एक ऑपरेशन करके हम वहाँ पे जाते हैं। और अभी एक आध जगह हम गए भी हैं, पर लेकिन जो जहाँ पे गए हैं उस समय वहाँ पे जो है वो नहीं मिल पाया। और एक पुराने टाइम में भी 1-2 जगह पे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं, तो उसमें कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। आम लोगों की कुछ धारणाएं होती हैं, उनके मन में कुछ भ्रांतियां होती हैं, क्या इस एक्ट को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं?
एक्ट को लेकर तो ऐसे भ्रांतियां नहीं है, लेकिन बस सिर्फ ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों का जो देहरादून जिले का जो सेक्स रेशियो है वो 993 हो गया है, तो वो इम्प्लीमेंट करने में हमें कभी कभी कड़ाई से पालन इसको जो इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है। तो बहुत ऐसे सेंटर्स भी हैं जिनको हम जो है थोड़ा सा रिजिड उसमें थोड़ा सा वो करते हैं कि आप इसको कड़ाई से अनुपालन करें, पर लेकिन कुछ सेंटर्स होते हैं जो इस एक्ट को अभी थोड़ा सा ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा परेशानियां होती है। पर लेकिन यह है कि हमने काफ़ी इसमें बेहतर काम किया है और उम्मीद है कि इसको हम जो है जो ये 993 है इसको हम लगभग 1000 के आसपास इसको लेके जाएं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि PCPNDT एक्ट के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? देखिए, जैसे PCPNDT एक्ट है तो इसमें क्योंकि उन गर्भवती माताओं का अल्ट्रासाउंड से जब होता है तो एक टेक्निक है, एक डायग्नोसिस है जो गर्भवती माता को अपने बच्चे के बारे में पता चलता है कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही जब गर्भवती होती है कोई लेडी तो उस समय जो है उसको जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन जो जिसको हम ANC चेकअप कहते हैं और टेटनस टॉक्सॉइड के जो टीके लगते हैं वो, और डिलीवरी उनको सेफ डिलीवरी के साथ जो है निःशुल्क डिलीवरी हो, उसको कोई पैसे ना देने पड़े। तो सरकारी तंत्र में हमारा उसमें जो है JSY एक योजना है, उसके तहत उनको पैसा भी मिलता है और साथ में जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को भी 1 साल तक जो है उसका निःशुल्क जो है टीकाकरण होता है, उसका जो है निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो ये दोनों माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ये योजनाएं राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जो है ये लागू है। क्या संदेश है आपका इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम श्रोताओं से जो इस कार्यक्रम को इस वक्त सुन रहे हैं? मेरा यही मानना है और सभी श्रोताओं से यही कहना है कि लड़का और लड़की सब बराबर हैं, आपको दोनों को एजुकेट करना है और लड़की को ज़्यादा एजुकेट करना है क्योंकि वही लड़की आगे जाके आपकी जो है माता बनेगी, वही एक डिलीवरी करेगी, एक बच्चे की डिलीवरी होगी, स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और ऐसे करके जो है ये एक चेन बनेगी। तो एक स्वस्थ लड़की और एजुकेट लड़की को आगे बढ़ाना। तो डॉक्टर दिनेश चौहान, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक एक्ट 1994 के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।